हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिस्ट्री क्लास 11th बाय गौरव सर। और बच्चों, हम बात कर रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में, जिसमें हम पढ़ रहे थे लास्ट बोर मॉडल ऑफ एटम, जो कि बोर ने दिया था अराउंड 1912 के आसपास, जिसके लिए उनको 1922 में नोबेल प्राइज़ मिला था। बच्चों, आपको याद होगा मैंने बताया था रदरफोर्ड का मॉडल और उसके ड्रॉबैक्स, जिसके बाद प्लांक्स ने अपनी क्वांटम थ्योरी दी और उन्होंने बताया कि एनर्जी जो है वो क्वांटाइज्ड होती है, चाहे वो इलेक्ट्रॉन की हो या किसी भी चीज़ की हो। तो क्वांटाइज एनर्जी की मदद से बोर ने नया पोस्टुलेट रखा, नया एटॉमिक मॉडल रखा। एक बार हमने जो पहले एटॉमिक मॉडल जितना हम अब तक पढ़ चुके हैं बोर का, उसको आके रिवाइज करते हैं बच्चों। तो जैसा कि मैंने बताया था 1912 या 1913 में बोर ने अपना एटॉमिक मॉडल दिया और उसके बाद उसने बताया कि किसी भी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन की स्टेबिलिटी कैसे हो सकती है। इसके बाद जो बोर के मेन पोस्टुलेट थे एटॉमिक मॉडल के, हम उसके बारे में बात कर लेते हैं बच्चों। उन्होंने, क्योंकि वो एमिशन स्पेक्ट्रम लाइंस के बेसिस पर अपना मॉडल दिया था, तो मेन पोस्टुलेट्स जो मैंने कल आपको पढ़ाए थे उनमें क्या क्या पोस्टुलेट्स थे। वो पहला पोस्टुलेट था कि कोई भी एटम जो होता है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन जो होता है वो अपनी मर्जी से कहीं नहीं जा सकता, बल्कि वो एक फिक्स पाथ पर होता है, जिसके अंदर वो न्यूट्रॉन प्रोटॉन्स वगैरह भी साथ में घूम रहा होता है न्यूक्लियस के अंदर। तो उसका पाथ कैसा है? फिक्स है। और उसका फिक्स पाथ का जो एंगुलर मोमेंटम होगा, कल हमने पढ़ा था सेकंड पोस्टुलेट, वो क्या पढ़ा था कि द एंगुलर मोमेंटम विल बी द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2 पाई, वेयर h इज प्लांक्स कांस्टेंट। अगर प्लांक्स ने ये थ्योरी नहीं दी होती तो देखिएगा ये सेकंड पोस्टुलेट नहीं आ पाता और हमें एटम के स्ट्रक्चर के बारे में जानकारी नहीं मिल पाती। तो प्लांक्स कांस्टेंट की मदद से nh अपॉन 2 पाई के बारे में उन्होंने बात करी। उन्होंने कहा द ऑर्बिट्स आर कॉल्ड स्टेशनरी ऑर्बिट्स। ये ऑर्बिट्स कैसे हैं शगुन? स्टेशनरी ऑर्बिट्स हैं, जिनके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व होता रहेगा, एक फिक्स ऑर्बिट में इवॉल्व होता रहेगा। और देखिए जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है, वो एनर्जी रेडिएट नहीं करेगा, ना एनर्जी लेगा ना एनर्जी देगा। इलेक्ट्रॉन की एनर्जी यहाँ पर कैसी रहेगी? फिक्स रहेगी, एक फिक्स क्वांटम में रहेगी, ये चेंज नहीं होगी। ठीक है जी। तो ये था क्या? ये था बोर का एटॉमिक मॉडल का सेकंड पोस्टुलेट। आगे अगर हम इसमें बढ़े बच्चों, तो आगे हम ये समझते हैं कि इसके अंदर जो मास है, अगर मान लीजिए किसी एटम इलेक्ट्रॉन का वो m था, हमने वेलोसिटी बात करी थी v है, और हमने रेडियस की बात करी थी कि वो r है, तो क्या होगा? तो हमने पढ़ा था कि वो एंगुलर मोमेंटम mvr बराबर हो जाएगा nh अपॉन 2 पाई के। वो mvr बराबर हो जाएगा किसके? nh अपॉन 2 पाई के बराबर हो जाएगा। आई होप आपको याद होगा, ये सब हमने लास्ट टाइम पे पढ़ा था बच्चों। अब ये जो एंगुलर मोमेंटम है, इसकी मदद से हम ये बता सकते हैं कि कौन सा रेडियस पॉसिबल है, यानी कि इलेक्ट्रॉन कितनी दूर एटम से पॉसिबल है और कितनी दूर पॉसिबल नहीं है। ये सारी बातें हम बता सकते हैं, और इसी को हमने कहा था बोर क्वांटाइज कंडीशन। फिर हमने ये बात करी थी कि हमारा जो इलेक्ट्रॉन है, अगर वो हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी पे आ रहा है, देखिएगा वो अगर हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी पर आ रहा है तो वो क्या एमिट करेगा? वो फोटोन एमिट करेगा। देखिएगा किस तरीके से वो फोटोन, जब भी ऊपर से नीचे आ रहा है वो फोटोन एमिट कर रहा है। और ये जो फोटोन वो एमिट करेगा, इसकी जो एनर्जी हम कैलकुलेट करेंगे वो हम बोलेंगे हायर माइनस लोअर एनर्जी, हायर माइनस लोअर एनर्जी, दैट विल बी इक्वल्स टू एच न्यू। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। E2 माइनस E1 इक्वल्स टू एच न्यू, ये हमने कल बात करी थी, याद है बच्चों? ये हमने कल बात करी थी, दैट इज E2 माइनस E1 विल बी इक्वल्स टू एच न्यू। तो इस तरीके से बोर ने अपना एटॉमिक मॉडल यहाँ पर दिया। जो बोर का एटॉमिक मॉडल था, इसकी मदद से हमें काफ़ी कुछ चीज़ों में कंक्लूजन मिला। हमने इसके बाद क्या पढ़ा बोर एटॉमिक मॉडल में, आइए हम बात करते हैं। कल हम पढ़ रहे थे इसके बाद इसी मॉडल के अंदर हम क्या पढ़ रहे थे कि रेडियस, यानी कि जो हमने mvr इक्वल्स टू nh अपॉन 2 पाई की बात करी, हमने कहा था कि mvr विल बी इक्वल्स टू nh अपॉन 2 पाई। उससे जो रेडियस कैलकुलेट करा गया, रेडियस का जो फॉर्मूला कैलकुलेट करा गया, वो फॉर्मूला कल हमने क्या कैलकुलेट करा था? वो फॉर्मूला बच्चों हमने कैलकुलेट करा था, दैट इज n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर mge स्क्वायर। ठीक है, कई बार 4 पाई स्क्वायर mge स्क्वायर की जगह यहाँ पर आपको किसी बुक के अंदर आपको कुछ और भी चीज़ें लिखी हुई मिल सकती हैं। जैसे ये फॉर्मूला आपको लिखा हुआ मिल सकता है, और n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर m k जी स्क्वायर। तो ये जो k एक्स्ट्रा है, कुछ बुक्स में आपको ये कांस्टेंट k मिल सकता है, इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट भी कहते हैं।
ऋषभ, इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट भी कहते हैं, ये भी आपको लिखा हुआ मिल सकता है। फिर मैंने कल आपको ये भी बताया था कि भैया मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट है, एटॉमिक नंबर तो नहीं है खैर, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट है, प्लैंक्स क्वांटम कांस्टेंट है, 4πr² कांस्टेंट है। इन सब कांस्टेंट की वैल्यू को इकट्ठा कैलकुलेट करा तो हमारे पास जो आर निकल कर आया बच्चों, हमारे पास जो आर निकल कर आया वो आर क्या आया था, आर या रेडियस आया था हमारे पास। के की वैल्यू बेटा अक्षत होती है 1/4πε0। ये आप पढ़ोगे फिजिक्स में क्लास 12th के अंदर, जब आप करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ोगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पढ़ोगे, तो वहाँ पर आप इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट पढ़ोगे 1/4πε0। लेकिन मैंने आपको इसके बारे में, अच्छा मैंने आपको तो नहीं पढ़ा, जिन बच्चों ने मुझसे 10th में फिजिक्स पढ़ा है उनको मैंने हिंट दिया हुआ था, अगर आपको याद हो कि 1 कूलम्ब चार्ज क्या होता है, तो याद है वो 1/4πε0 एक मैंने एक डेफिनेशन में लिखवाया था, इतना फोर्स लगता है ना, तो वहाँ आप पढ़ोगे। तो अभी आपको इसकी वैल्यू याद नहीं करनी है, ठीक है। कभी कभार तो आपको लिखा हुआ भी नहीं मिलेगा, इसीलिए मैंने कल आपको बताया भी नहीं कि लिखा हुआ मिलेगा। तो हमारे पास जो आर का फॉर्मूला निकल कर आया वो क्या आया, आर जो हमारे पास आया, देखिए अब इसमें क्या कांस्टेंट नहीं है, इसमें एक तो कांस्टेंट नहीं है n² ये, और एक कांस्टेंट नहीं है z² ये, तो हम क्या लिख देंगे, आर का फॉर्मूला निकल कर आया हमारे पास बच्चों n² z यानी कि z इंटू 0.529 आर्मस्ट्रॉन्ग, 0.529 आर्मस्ट्रॉन्ग, ये फॉर्मूला हमारे पास निकल कर आया था। बहुत इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है, बिना इसके काम चलना नहीं है। एग्ज़ाम में एक नहीं बहुत सारे क्वेश्चन आने हैं इसके ऊपर, तो आई होप आप इसको ढंग से समझेंगे, इसके बारे में ढंग से बात करेंगे, ठीक है जी। न्यूमेरिकल में आपको अभी कराऊंगा इसके बारे में, फिर भी कोई डाउट हो तो यू कैन आस्क मी। जहाँ पर n क्या था, अगर आपको याद हो मैंने बताया था वेयर n इज नंबर ऑफ शेल, आपको कौन से शेल को निकालना है, और इसके बाद हम बात कर रहे हैं क्या, z के बारे में, जो कि क्या था, एटॉमिक नंबर था। क्या था, एटॉमिक नंबर। अब इसके बाद क्या होता है, इसके बाद हमने रेडियस निकाल लिया। देखिए हमने लास्ट क्या निकाला था, लास्ट हमने एंगुलर मोमेंटम निकाल लिया था, हमने एनर्जी निकाल ली थी, आपको याद होगा, फिर हमने एंगुलर मोमेंटम भी निकाल लिया था, और अब हमने रेडियस भी निकाल लिया है, रेडियस का फॉर्मूला भी हमने लगा दिया है। कुछ एग्जांपल आपको दिए हुए, जैसे फॉर हाइड्रोजन एटम Z1 होता है, N भी 1 होता है, तो हमने R की वैल्यू लगाई, सीधा सीधा 1/1 आ गया, तो आपके पास वैल्यू 0.529 आ गई। हमने हीलियम के थर्ड ऑर्बिट के लिए निकाला, हीलियम जिसका एटॉमिक नंबर सेकंड है, हीलियम जिसका एटॉमिक नंबर सेकंड है, और हमने उसके थर्ड ऑर्बिट के लिए निकाला, तो हमने यहाँ पर क्या रखा, हमने यहाँ वैल्यू रखी n² की जगह 3 का स्क्वायर, और एटॉमिक नंबर की जगह 2, और बाकी सारी वैल्यू वैसे की वैसे रखी। तो 3 का स्क्वायर 9 हो गया, तो 9/2, और उसके वजह से मल्टीप्लाई करा तो आपके पास आंसर आ गया। यानी कि हीलियम का थर्ड ऑर्बिट होगा न्यूक्लियस से कितनी दूर, हीलियम का थर्ड ऑर्बिट होगा न्यूक्लियस से 2.380 आर्मस्ट्रॉन्ग दूर। कितनी दूर होगा, 2.380 आर्मस्ट्रॉन्ग दूर होगा। आई होप आपको ये बात समझ में आ रही होगी। अगर इसमें कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे चैट बॉक्स के अंदर, मैसेज के अंदर क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अभी यू कैन आस्क मी एनी क्वेश्चन यू वांट, अदरवाइज लेट्स मूव ऑन, आगे बढ़ते हैं। अब जब ये सब निकल गया तो हमें ये पता चला कि भाई एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी भी तो होगी। जब हमने ये कहा कि भैया जो हमारा इलेक्ट्रॉन है, हमने ये कहा कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो जब हायर लेवल से लोअर लेवल पे आ रहा है तो एनर्जी रेडिएट कर रहा है। इसका मतलब यहाँ पर कुछ एनर्जी थी जिसको हमने E3 बोला था, यहाँ पे कुछ एनर्जी थी जिसे हमने E2 बोला था, यहाँ पे कुछ एनर्जी है जिसे हमने E1 बोला था। तो इसका मतलब एनर्जी तो है। अब वो एनर्जी कैसे निकलेगी सर, तो उसका फॉर्मूला दिया गया, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये, और उसका फॉर्मूला दिया गया क्या हमारे पास, दैट इज एनर्जी का फॉर्मूला है बच्चों 2π²। देखो ये ना थोड़ा सा R से मिलता जुलता फॉर्मूला है, ये R से मिलता जुलता फॉर्मूला है, लेकिन R का फॉर्मूला अलग है और एनर्जी का फॉर्मूला अलग है। एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, 2π² m⁴। अब यहाँ पे z ऊपर आ गया है, देखिए इधर z नीचे था और यहाँ z ऊपर आ गया और स्क्वायर हो गया है, n² h² 4πε0। ये ε0 की जगह हम कई बार क्या लगा देते हैं, k लगा देते हैं। जैसे मैंने अभी बताया ε0 की जगह क्या लगा देते हैं, k लगा देते हैं। अब यहाँ पर भी ये जो वैल्यूज़ हैं, अगर आप इन वैल्यूज़ की बात करो तो यहाँ पर भी ये जो वैल्यूज़ हैं, ये वैल्यूज़ सारी की सारी क्या हैं, कांस्टेंट हैं। कौन कौन सी वैल्यूज़ कांस्टेंट है, 2π² कांस्टेंट है,
एच स्क्वायर कांस्टेंट है, एम कांस्टेंट है, ई की पावर 4 कांस्टेंट है और ये वाली वैल्यू भी कांस्टेंट है। तो बचा क्या फिर से यहाँ पर, बचा यहाँ पर एन स्क्वायर और बचा यहाँ पर जेड स्क्वायर। तो इन वैल्यूज को जब कैलकुलेट करा गया तो हमारे पास कितना आया 13.6 जी स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब यहाँ से कहानी शुरू होती है जो तुम्हें लर्न करनी है बच्चों। यहाँ से मैं तुम्हें कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगा जो कंपटीशन में तुम्हें इतनी मदद करेंगी कि एक क्वेश्चन की गारंटी कंपटीशन की मैं आज ले रहा हूँ तुमसे। तुम्हारा एक क्वेश्चन कंपटीशन किसी भी लेवल का हो, मेडिकल या इंजीनियरिंग का, उसमें एक क्वेश्चन जरूर आएगा जो अब मैं बताने वाला हूँ। दैट इज एनर्जी के डिफरेंट वैल्यूज क्या क्या हो सकती हैं। तो एनर्जी की जो पहली वैल्यू आप देख पा रहे हैं बच्चों, एनर्जी की पहली वैल्यू कितनी है, दैट इज -13। अच्छा, माइनस के बारे में बात करेंगे, अभी माइनस क्यों लगा है ये भी आपको बताऊंगा, लेकिन फिलहाल पहली वैल्यू कितनी है, -13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, -13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब अगर यही ई की वैल्यू वो कहते हैं कि आप कैलोरी में निकालिए, किलो कैलोरी में निकालिए, तो किलो कैलोरी में ये वैल्यू आती है, ई की वैल्यू आती है -313.6 जी स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर किलो कैलोरी पर मोल। एक ये वाली यूनिट हो गई, यानी कि आपको यूनिट कन्वर्जन नहीं करना पड़ेगा, मैं आपको खुद ही यूनिट कन्वर्जन करके दे रहा हूँ। सबसे ज़्यादा जो एग्जाम में आती हैं वो दो वैल्यूज आती हैं, एक जूल में भी आती है, जूल पर एटम में आती है, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जूल्स में कितनी होती है, अगर इसे कन्वर्ट करें तो वो हो जाती है -21.79। ये आपको लर्न करनी है बच्चों, आपको उसको नोट भी करना है, इंटू 10⁻⁻19 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर जूल पर एटम, जूल पर एटम। ये वैल्यू भी आपको लर्न करनी है। तो आपके पास तीन फॉर्मूले, अभी और भी आएंगे, आपके पास तीन फॉर्मूले आ गए एनर्जी के। एनर्जी का पहला फॉर्मूला क्या आया, एनर्जी का पहला फॉर्मूला है इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर, दूसरा फॉर्मूला है किलो कैलोरी पर मोल के अंदर, और तीसरी वैल्यू है जूल पर एटम के अंदर। और याद रखेंगे सभी के अंदर क्या है, सभी के अंदर हमने नेगेटिव चार्ज लगा रहे हैं, सभी के अंदर हम नेगेटिव चार्ज लगा रहे हैं। मैं आपको बताऊंगा इसका मतलब क्या है, नेगेटिव चार्ज लगा रहे हैं, इसके बारे में आज हमें डिटेल में बात करनी है, लेकिन फिलहाल हम नेगेटिव चार्ज लगा रहे हैं। इसके अलावा किलो जूल पर मोल में निकालनी है तो जूल को किलो जूल में चेंज कर देंगे, वो भी हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो ये तरीके हैं हमारे पास क्या निकालने के, किसी भी एटम की एनर्जी को कैलकुलेट करने के, उसके nth शेल के और एटॉमिक नंबर के बेसिस पर। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मैं आपसे ये कहता हूँ कि मेरे पास एक एग्जाम्पल है, क्या, फिर से हम हीलियम एटम लेते हैं और हीलियम एटम में हम क्या करते हैं, उसके 4th शेल में जो इलेक्ट्रॉन है उसकी एनर्जी निकालते हैं। हीलियम एटम के 4th शेल में जो इलेक्ट्रॉन है उसकी एनर्जी निकालते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स के अंदर। हीलियम एटम के 4th शेल में एनर्जी निकालिएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर। चलेगा बच्चों, आप लोग ट्राई करिएगा। हीलियम एटम के 4th शेल में, हीलियम एटम के 4th शेल में जो एटम है उसकी एनर्जी आपको निकालनी है, कैलकुलेट करिएगा और मुझे बताइएगा क्या आंसर आ रहा है, चैट बॉक्स में आंसर लिखिएगा। जब हमने ये कैलकुलेट करा तो कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास आंसर क्या आया, बिल्कुल ठीक आंसर आया आप लोगों का, दैट इज -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है विभू, मुस्कान, समझ में आ रहा है सबको, सहज, ऋषभ, परी, ये क्या हो गया, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एक क्वेश्चन मैं आपको बार बार गारंटी दे रहा हूँ एनर्जी पर आएगा ही आएगा, कोई एग्जाम ऐसा नहीं है जिसमें एक क्वेश्चन एटम के इलेक्ट्रॉन की एनर्जी पर ना आए, आना ही आना है चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है बच्चों, तो ये ध्यान रखेंगे, एक क्वेश्चन इस पे आना ही आना है। अच्छा, अब एनर्जी में सर आते हैं, बात किसकी तरफ करते हैं, बात करते हैं अगले टॉपिक की तरफ एनर्जी के अंदर, दैट इज सर व्हाई वी आर यूजिंग द नेगेटिव साइन हेयर। नेगेटिव साइन क्यों लगा रहे हैं हम, ये बात समझते हैं। देखो, इसको समझने का बड़ा आसान सा तरीका है, मैं आपसे थोड़ा सा फिजिक्स में जाऊंगा। फिजिक्स में आप पहुंच जाइए अर्थ पर, वैसे तो आप अभी भी अर्थ पर हैं, पर अब आप मान लीजिए कि आप अर्थ पे वाकई में खड़े हैं और अर्थ पे से आपने एक सैटेलाइट छोड़ा, अर्थ पे से आपने क्या करा, एक सैटेलाइट छोड़ा जो कि स्पेस में जा रहा है, पीछे से आग निकल रही है, स्पेस में जा रहा है। मान लीजिए ये सैटेलाइट अर्थ से लेट्स से इतनी दूर यहाँ तक पहुँच गया, दिस इज पॉइंट ए ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, दिस इज पॉइंट बी
फिर वो थोड़ा और आगे बढ़ा, पॉइंट सी पर पहुंच गया, फिर थोड़ा और आगे बढ़ा, पॉइंट डी पर पहुंच गया। तो आप मुझे बताइएगा कि ऊपर जाने के लिए इसको एनर्जी चाहिए या नहीं चाहिए? आप लोग बिल्कुल कहेंगे इसे एनर्जी चाहिए, भाई बिना एनर्जी के कैसे जाएगा? बिल्कुल चाहिए। अब मैं आपसे ये कहता हूं कि ये अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल को पार कर गया। पॉइंट ई इज द पॉइंट वेयर इट क्रॉस द अर्थ ग्रेविटेशनल पुल। अब इसका ऊपर अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल का कोई असर नहीं रहा। तो पॉइंट ई पर इस रॉकेट की कितनी एनर्जी होगी? इस रॉकेट की कितनी एनर्जी होगी पॉइंट ई पर जब ये ऊपर जा रहा है? तो वो मैक्सिमम होगी, मिनिमम होगी, जीरो होगी, क्या होगी? लेकिन अक्षत तुमने कहा जीरो, चलो हमने मान लिया। अक्षत ने कहा कि भाई सर आंसर, इसका आंसर क्या? 0 जूल होनी चाहिए, इसकी एनर्जी 0 होनी चाहिए। लेकिन ये तो दूर जा रहा है ना, तो दूर जा रहा है तो एनर्जी बढ़नी चाहिए, तो मैक्सिमम होनी चाहिए। विभू कह रहा है कम होनी चाहिए, कोई कह रहा है ज्यादा होनी चाहिए। यानी कि अभी तो हमें रॉकेट का ही नहीं पता जो हमें दिख रहा है, अभी तो हमें रॉकेट के बारे में ही नहीं पता जो हमें दिख रहा है, तो सोचिए इलेक्ट्रॉन के बारे में हम कैसे बताएंगे? तो भाई सीधा साधा कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करना। हम क्या कहना चाह रहे हैं? हम ये कहना चाह रहे हैं कि जैसे जैसे किसी प्लेनेट से कोई ऑब्जेक्ट दूर जाता है, जैसे जैसे किसी प्लेनेट से कोई ऑब्जेक्ट दूर जाता है, उसकी एनर्जी बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। एनर्जी इंक्रीजेस एज एनी ऑब्जेक्ट मूव अवे, एज एनी ऑब्जेक्ट मूव अवे, और लास्ट में आते आते जीरो हो जाती है। देखो कितनी बढ़िया बात बता रहा हूं, लास्ट में आते आते जीरो हो जाती है। इसका मतलब मैक्सिमम एनर्जी कितनी है? जीरो इज द मैक्सिमम एनर्जी। सर ये कैसे हुआ? ये थोड़ा समझ में नहीं आया है ना, आपके मन में आ रहा होगा ये बात, बोले आप कि सर ये कैसे हुआ, ये समझ में नहीं आया, मतलब मैक्सिमम एनर्जी जीरो कैसे हो सकती है? देखिए एनर्जी क्यों देनी पड़ रही थी, आप बात को समझिएगा। एनर्जी क्यों देनी पड़ रही थी? क्योंकि हमें अर्थ के ग्रेविटेशन पुल से बाहर जाना है। अगर अर्थ हमें अपनी तरफ खींच रहा है तो हमें ऊपर जाने के लिए एनर्जी लेनी पड़ेगी। हमने एनर्जी ली, एनर्जी ली, एनर्जी ली, एनर्जी ली, बहुत सारी एनर्जी ली, और हम ऊपर पहुंच गए। जब हम इतनी ऊपर पहुंच गए जहां पे अर्थ का ग्रेविटेशन पुल लग ही नहीं रहा, जहां पे अर्थ हमें वापस बुला ही नहीं सकता, तो फिर हमारे पास कोई एनर्जी लगनी ही नहीं है, और उस समय हम मान के चलते हैं कि हमारी एनर्जी जीरो हो गई। उस समय हम मान के चलते हैं हमारी एनर्जी जीरो हो गई। सेम कहानी बच्चों होती है किसके साथ? सेम कहानी होती है, आइए समझते हैं, कोई बात नहीं, आइए समझते हैं। सेम कहानी होती है एटम के साथ। मान लीजिए ये न्यूक्लियस है और ये इलेक्ट्रॉन है, और इलेक्ट्रॉन अभी फर्स्ट शेल में है, फिर सेकंड में है, फिर थर्ड में है, 1000, 10,000, और पहुंचते पहुंचते वो इन्फिनाइट पे पहुंच गया। अब सुनना मेरी बात, इट्स नॉट अबाउट ग्रेविटेशनल एनर्जी, इट्स नॉट अबाउट ग्रेविटेशन, इट्स अबाउट अट्रैक्शन। द वर्ड आई एम लुकिंग फॉर इज नॉट जस्ट ग्रेविटेशन, क्योंकि ग्रेविटेशन तो सिर्फ अर्थ या प्लेनेटरी हो गया, हम तो अट्रैक्शन कह रहे हैं। इलेक्ट्रॉन ऊपर जाना चाहता है, क्यों नहीं जा पा रहा? क्योंकि भैया न्यूक्लियस उसको अपनी तरफ खींचेगा। कौन सा फोर्स लग रहा है? इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में क्या बताया था बोर ने? बोहर ने बताया था कि न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में कौन सा फोर्स लग रहा है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। वेरी गुड, ठीक है। अर्थ और ऑब्जेक्ट के बीच में ग्रेविटेशन फोर्स लग रहा है। फोर्स कोई सा भी हो, है तो अट्रैक्शन ना। अब हमने कहा भाई नहीं इलेक्ट्रॉन तू ऊपर चढ़ जा, हमने उसको एनर्जी दी, ऊपर चढ़ जा, और एनर्जी दी और ऊपर चढ़ जा, और एनर्जी दी और ऊपर चढ़ जा। अब इनफाइनाइट जैसी कोई चीज होती नहीं है, हम मान के चल रहे हैं कि ठीक है भाई इनफाइनाइट जैसी कोई चीज नहीं है, लेकिन जब हमारे एटम में से इलेक्ट्रॉन निकल के इतनी दूर चला गया कि अब वो वापस ही आने को तैयार नहीं है, यानी कि वो क्या हो गया? आयोनाइज हो गया। यानी कि वो क्या हो गया? आयोनाइज हो गया। याद है ना आयोनाइजेशन एनर्जी, इट इज द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन आउटरमोस्ट शेल से, बिल्कुल भगा ही दो, जहां है वहां से बस उसको गायब ही कर दो। तो हमने जब उसको आयोनाइज कर दिया तो हम मान के चलते कि वो इनफाइनाइट पे चला गया, अब वो वापस नहीं आने का, अब वो वापस पे नहीं आने का। लेकिन ऐसे इलेक्ट्रॉन के पास कोई एनर्जी भी तो नहीं होती, लेकिन ऐसे इलेक्ट्रॉन के पास कोई एनर्जी भी तो नहीं होती जो वापस नहीं आ रहा। तो इसका मतलब जब वो इनफाइनाइट पे पहुंचा तो उसकी एनर्जी कितनी है? तो उसकी एनर्जी जीरो है। अब अगर इनफाइनाइट पे जीरो है तो उससे पहले कितनी होगी?
उससे पहले नेगेटिव में होगी। अगर वो इनफाइनाइट पे है तो उससे पहले एनर्जी कितनी होगी, नेगेटिव में होगी। अब ध्यान से समझना। अब इसी क्वेश्चन पे वापस आते हैं। कौन से क्वेश्चन पे, जो हमने अभी ऊपर क्वेश्चन करा, अभी हमने ऊपर क्वेश्चन करा। अब तुम एक काम करो, मेरे कहने पर एक छोटा सा काम करो। हाइड्रोजन एटम के इलेक्ट्रॉन की एनर्जी फर्स्ट शेल में यानी कि E1, सेकंड शेल में यानी कि E2, फोर्थ शेल, चलो फोर्थ रहने दो, 10th शेल में यानी कि E3, 100th शेल में यानी कि E4, इस पे निकालो। E1, E2, E3, E4 निकालो, कैलकुलेट करो। चलो एक बार ये काम करते हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन दिया है, कुछ ज़्यादा बड़ी कैलकुलेशन नहीं है, तो इसे कैलकुलेट करेंगे। तो हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि नेगेटिव साइन इंडिकेट दैट द एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन विल बी जीरो एट इन्फाइनाइट। तो इन्फाइनाइट पे जीरो करने के लिए हमने नेगेटिव साइन को यूज़ करा, जिससे हमें ये पता चलता है कि जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन का, जैसे जैसे एटम के अंदर से इलेक्ट्रॉन दूर जाता जाएगा, इन्फाइनाइट पे उसकी एनर्जी जीरो तक पहुँच जाएगी, कोई अट्रैक्शन फोर्स नहीं रहेगा। अब ये था क्या, ये था बोर का एटॉमिक मॉडल। क्या था, बोर का एटॉमिक मॉडल। जब बोर ने अपना एटॉमिक मॉडल दिया तो सबको लगा क्या, सबको लगा भाई ये तो बढ़िया हो गया, अब इससे ज़्यादा बढ़िया और दुनिया में क्या हो सकता है। इसका एटॉमिक मॉडल तो क्या है, इसका एटॉमिक मॉडल तो एकदम फर्स्ट क्लास है। बोलो कोई डाउट इसमें, आती है बात समझ, चलेगा। लेकिन ऐसा था नहीं। ऐसा क्या नहीं था, बोर का एटॉमिक मॉडल एकदम फर्स्ट क्लास नहीं था, हिट नहीं हुआ वो बेचारा एकदम से, उसके साथ क्या हुआ, उसके साथ दिक्कतें आनी शुरू हो गई। अब हम बात करते हैं क्या कि भाई बोर का एटॉमिक मॉडल भी गलत था, पूरी तरह से नहीं, पर बोर का एटॉमिक मॉडल गलत था। जैसे ही बोर का एटॉमिक मॉडल गलत साबित हुआ, अक्षत ने क्या बोला, अक्षत ने बोला ओ भाई मारो मुझे मारो। एकदम से वक्त पलट गए, हालात पलट गए, सब कुछ पलट गया। हमें लगा था बोर का एटॉमिक मॉडल बिल्कुल ठीक है, लेकिन फिर एकदम से क्या हुआ, सारी कहानी बदल गई। अब देखेंगे वो कहानी क्या बदली। ठीक है अक्षत भाई, परेशान नहीं होना है, कहानी बदली, देखते हैं क्या हो गई, चलेगा। तो भैया पहला डिफेक्ट बोर के एटॉमिक मॉडल की बात करते हैं। पहला डिफेक्ट क्या कहता है, पहला डिफेक्ट ये कहता है कि अकॉर्डिंग टू बोर द रेडिएशन रिजल्ट व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम वन एनर्जी ऑर्बिट टू अनदर एनर्जी ऑर्बिट। लेकिन वो कैसे रेडिएट कर रहा है, लेते वक्त क्यों नहीं कर रहा था, देते वक्त एनर्जी रेडिएट कैसे कर रहा है, उसका स्पेक्ट्रम कैसे बन रहा है, इसकी कैलकुलेशन कैसे होगी, और कैलकुलेशन नहीं होगी उसको ऑब्जर्व कैसे करेंगे, या वो नीचे कैसे आ रहा है ये हमें समझ में नहीं आ रहा था। हर बार नीचे कैसे आएगा ये हमें समझ में नहीं आ रहा था। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब मैं समझाता हूँ कहाँ पर। इसका मतलब हम समझेंगे वापस किस चीज़ से, वापस हम समझेंगे बोर के स्पेक्ट्रल हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम से। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम आपको याद होगा मैंने बताया था। तो हमारा टॉपिक क्या है, हमारा टॉपिक है काउंटिंग ऑफ नंबर ऑफ लाइंस इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। काउंटिंग ऑफ नंबर ऑफ लाइंस। ये क्वेश्चन अगर बोर्ड में नहीं आया ना तो जो मर्जी कह देना, आपके स्कूल में क्वेश्चन इस बार बोर्ड में पक्का आएगा, किसी ना किसी के स्कूल में। अब बोर्ड को लिख रहा हूँ मैं, सॉरी। नंबर ऑफ लाइन इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। अब वो फॉर्मूला क्या है, वो फॉर्मूला है बच्चों, दो फॉर्मूले हैं, तुम्हारे स्कूल वाले अलग लिखवाएंगे, मैं अलग लिखवा रहा हूँ। जो मैं लिखवा रहा हूँ वो यूनिवर्सल फॉर्मूला है, यानी कि वो कभी फ्लॉप नहीं होगा। N2 minus N1 ब्रैकेट N2 minus N1 प्लस 1 होल अपॉन 2 प्लस 1 होल अपॉन 2। बात समझ में आ रही है क्या कहना चाह रहा हूँ। कितनी लाइनें बन सकती हैं, छठे से पहले पे आना है अब इसको। अब छठे से पहले पे आना है, 6 से फर्स्ट पे आना है। तो N2 क्या है 6, N1 क्या है 1। अब ये फॉर्मूले में हम रखते हैं, तो हम फॉर्मूले में रखेंगे तो मान लीजिए हमारे पास आया 6 माइनस 2 प्लस 1 अपॉन 2। 6 माइनस 2 प्लस 1 अपॉन 2। तो क्या वैल्यू आ गई चेक करेंगे, वैल्यू आ गई हमारे पास 4, और 4 प्लस 1 इंटू 5 अपॉन 2, ये हो गया आपके पास 10 लाइन्स। 10 आ रही 15 आ रही है, जो भी आ रही है, 4
छः में से अच्छा 1 है, सॉरी 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 सॉरी, ओके। तो 5 5 और 5 प्लस एक 6 अपॉन 2, तो ये 3 यानी कि 15 लाइन्स आ गई। तो 15 तरह की लाइन बन सकती है सर, पॉसिबल। ये तो उसने बता दिया, पर वो ये नहीं बता पाया क्यों बन सकती हैं। तो दैट वाज द फर्स्ट ड्रॉबैक। अच्छा, स्कूल वाले टीचर क्या करते हैं, स्कूल वाले टीचर क्या फॉर्मूला लिखवाते हैं वो भी समझ लो। स्कूल वाले टीचर फॉर्मूला लिखवाएंगे तुम्हें क्या, N2, तुम्हें स्कूल में जो फॉर्मूला लिखवाया जाएगा वो क्या लिखवाया जाएगा, N2 प्लस 1 अपॉन 2। क्यों, वो N1 को खा जाएंगे क्योंकि उसे N1 ही मान लेंगे। तो ये काम मत करना, ठीक है। आपको क्या करना है, आपको जो फॉर्मूला मैंने लिखवाया है वही याद करना है, यही फॉर्मूला याद रखो और इस फॉर्मूले में कभी भी पुट कर देना, आपका आंसर गलत नहीं आएगा। तो वो गड़बड़ मत करना, स्कूल वाली गड़बड़ मत करना बिल्कुल भी। N2 माइनस 1, N2 माइनस 1 अपॉन 2 लिखवाएंगे, वो मत करना, ये वाला करना, ये फायदे में रहोगे, ठीक है जी। तो ये स्पेक्ट्रल लाइंस इस तरीके से गिनी जाती हैं। लेकिन क्यों हो रहा है ऐसा, ऐसे इस बारे में बोर के बारे में, इस बारे में बोर कोई विचार अपने व्यक्त नहीं कर पाया था। ये पहली प्रॉब्लम। आती है दूसरी प्रॉब्लम। दूसरी प्रॉब्लम सबसे बढ़िया प्रॉब्लम थी, सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी। बोर थ्योरी was not able to explain the existence of various Hutton line spectrum, but it predict only the series of line exist. बाद में ऐसा पता चला, याद है आपको मैंने यहाँ पे एक पिक्चर बनाई थी ये वाली, मतलब आपको फोटो दिखाई, वो दिखाया था एक एक्सपेरिमेंट करके, नीली लाइन आ रही थी, लाल लाइन आ रही थी, नीली लाइन आ रही थी, लाल लाइन आ रही थी हटन स्पेक्ट्रम में, याद है, लाइन स्पेक्ट्रम बनाया था, है ना। अब उस लाइन स्पेक्ट्रम को जब हमने बना लिया था बच्चों, इसको जरा गौर से देखो, इस फोटो में क्या दिख रहा है, ये लाल लाइन है, ये क्या है, ये नीली लाइन है, ये दिख रहा है, ये हरी लाइन है। अंदर क्या है, लाइन के अंदर और बहुत सारी लाइंस हैं, लाइन के अंदर और बहुत सारी लाइंस हैं, यानी कि द स्पेक्ट्रल लाइन, यानी कि जो केवल एक लाइन आप अभी देख रहे थे, यानी कि जो केवल एक लाइन है, जैसे 1 2 3 4 लाइनें दिखा रखी है ना, ये ब्रैकेट सीरीज की 4 लाइनें दिखा रखी है ना, ये अगर आप इनको ध्यान से देखोगे तो ये और फर्दर लाइंस में डिवाइड है, यानी कि द सिंगल लाइन, द सिंगल स्पेक्ट्रल लाइंस डिवाइड इनटू, स्पेक्ट्रल लाइंस डिवाइड इनटू मैनी फर्दर लाइंस, और भी ज़्यादा लाइंस में वो डिवाइड हो रही हैं। अब ये क्यों हो रहा था, ऐसा क्यों हो रहा था, ये बात बोर की समझ से बाहर हो गई थी। बोर कहने लगा भाई साहब इतनी नहीं होती अपने से, इतने हालात हमारे बढ़िया नहीं है भाई साहब, ये नहीं बता पाएंगे ना, ये हमारे लेवल से ऊपर की बात है। अब ये स्पेक्ट्रल लाइंस क्या हो रही थी, ये स्पेक्ट्रल लाइंस जो बोर नहीं बता पाया था कि फर्दर स्प्लिट क्यों हो रही हैं, वो भी किसके इफेक्ट में हो रही हैं। हम बात करते हैं इफेक्ट्स के बारे में कि वो किसके इफेक्ट में हो रही हैं, वो भी बात करेंगे। वो नहीं बता पाया था कि इस लाइन स्प्लिट हो रही है। फिर तीसरी प्रॉब्लम आती है बोर की, क्या कि बोर थ्योरी केवल और केवल ऐसे एटम्स के बारे में बात कर रही थी जो एक ही इलेक्ट्रॉन के बने हुए, जैसे कि हाइड्रोजन, जैसे कि हीलियम प्लस आयन, लिथियम +2 आयन या बेरिलियम +3 आयन। सबके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन। जैसे ही बोर से एक आ गया, भाई साहब जरा बताना 2 इलेक्ट्रॉन वाले का मॉडल बना के देना, वगैरह मैं नहीं बनाना, मुझे नहीं पता, यानी कि बोर इस बारे में बता नहीं पाता। अच्छा मैं तुम्हें एक बात और बताता हूँ हिस्ट्री के बारे में, तुम्हें शायद पता नहीं होगा। जे थॉमसन का नाम सुना है? बोर बहुत बहुत शिद्दत से, बहुत बहुत इंटेंसली चाहता था कि जे थॉमसन का उसका टीचर बने, उसका मेंटोर बने, उसके अंडर पे बोर पीएचडी करना चाहता था। और बोर ने अपना एटॉमिक मॉडल जे थॉमसन को दिखाया भी था कि सर देखो मैं कुछ ऐसा कुछ सोच रहा हूँ, पर जे थॉमसन ने उसको तुरंत रिजेक्ट, ये सच्ची बात है, बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया था, बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया था। उनकी ईगो उसके सामने आ गई थी, एंड दिस इज ट्रू स्टोरी। खैर, हालांकि बोर ने भी कोई बहुत मतलब ऐसा नहीं कि कुछ गलत बताया, पर हाँ थोड़ी बहुत गलतियां बोर से भी हुई। अब जो स्पेक्ट्रल लाइंस बन रही थी, एक लाइन से फालतू लाइनें टूट रही थी, वो कब टूट रही थी, जब इस एक लाइन को मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया। तो ये एक लाइन देखोगे 2-3 लाइनों में टूट गई। तो एक लाइन कितनी लाइनों में टूट गई, 2-3 लाइनों में टूट गई।
तो हम क्या बोलेंगे, इफ अ सब्सटेंस विच गिव लाइन एमिशन स्पेक्ट्रम इज प्लेस इन अ मैग्नेटिक फील्ड, जब इस पूरे चीज पर मैग्नेटिक फील्ड लगाया गया तो वो लाइंस फर्दर लाइंस में टूट गए, एंड दिस इफेक्ट इज नोन एज जीमन इफेक्ट। ये इफेक्ट कौन सा इफेक्ट कहलाता है, जीमन इफेक्ट कहलाता है। तो व्हेन द स्पेक्ट्रल लाइंस इज प्लेस इन अ मैग्नेटिक फील्ड इट स्प्लिट इनटू फर्दर लाइंस, जो अभी हमने सेकंड लाइंस में तुम्हें यहाँ दिखाई थी, जो मैंने तुम्हें अभी ये वाली लाइंस दिखाई थी, तो ये लाइंस क्या थी, ये या तो मैग्नेटिक फील्ड में टूटेंगी या किसी और फील्ड में जिसके बारे में भी हम बात करेंगे वहां टूटेंगी, और इस तरीके से फर्दर लाइंस दिखाई देंगी। ठीक है, तो द जीमन इफेक्ट इज द इफेक्ट व्हेन द स्पेक्ट्रल लाइंस इज प्लेस इनटू मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है जी, तो वो क्या होंगी, वो स्प्लिट होंगी। अब जब मैग्नेटिक फील्ड में स्प्लिट होती है तो जीमन इफेक्ट कहलाया। मेरे एक बहुत अच्छे फ्रेंड है टोनी, टोनी का नाम सुना तुमने? वो कह लेंगे सर, जैसे विभू ने पूछा, विभू ने कहा सर इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होगा, तो टोनी ने भी पूछा इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होगा, हाँ है ना। तो जैसे ही ये बात पूछी तो मैंने टोनी को कहा भाई करके देख ले। तो जैसे ही टोनी ने क्या करा, टोनी ने यानी कि स्टार्क भाई ने क्या करा, स्टार्क भाई ने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते ही ये लाइनें वहां भी टूट गई, और इलेक्ट्रिक फील्ड में जब ये लाइनें टूटी तो इसका नाम पड़ा क्या, स्टार्क इफेक्ट। और बता विभू क्या चाहिए, तुम बात तो करो यार। लेकिन तुमसे पहले स्टार्क भाई पूछ चुके थे तो स्टार्क भाई के नाम पे आया। अगर विभू तूने पूछा होता पहले तो विभू तेरे नाम पे आ जाता, विभू इफेक्ट हो जाता। पर क्योंकि ये स्टार्क के दिमाग में पहले आ गया कि जब मैग्नेटिक फील्ड में टूट रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड में भी टूटेगा, है ना, तो इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया, स्टार्क इफेक्ट। सो द बोर वॉज नॉट एबल टू एक्सप्लेन द एटॉमिक मॉडल ऑफ पॉली इलेक्ट्रॉन्स एटम। ही वॉज नॉट एबल टू एक्सप्लेन वाई द लाइन्स आर फर्दर स्प्लिटिंग, जो लाइन है वो और ज्यादा स्प्लिट क्यों कर रही है। भाई ठीक है, शेल्स तो बता दिए थे कि N1 शेल होगा, N2 शेल होगा, K L M N तो बता दिए, लेकिन भैया ये K से L में जाते वक्त और ज्यादा क्यों टूट रही है, L से M में जाते वक्त और ज्यादा क्यों टूट रही है, ये नहीं बता पाया। कब, जब हमने मैग्नेटिक फील्ड लगाया या हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया, तो इन दोनों बातों की वजह से वो नहीं बता पा रहा था कि ये टूट रही है। तो भैया बोर ने क्या करा, अच्छा अब सुनो, एक और बोर की गड़बड़ क्या थी। बोर की गड़बड़ ये थी कि बोर ने सजेस्ट किया था सर्कुलर ऑर्बिट। ये सबसे बड़ी गड़बड़ थी जो बाद में समझ में आई। सर्कुलर ऑर्बिट अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, बट लेटर इट वाज प्रूव्ड दैट द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नॉट इन अ सिंगल प्लेन। यानी कि वो तो ये कहता है रिंग की तरह है, किसकी तरह है, रिंग की तरह घूम रहा है, लेकिन हकीकत में इलेक्ट्रॉन रिंग्स की तरह घूम रहा है। वो यूं घूम सकता है एक्स प्लेन में, वाई प्लेन में, जेड प्लेन में, वो अलग अलग प्लेन में, यानी कि 3D स्ट्रक्चर में घूमेगा। बात समझ में आ रही है मैं क्या कह रहा हूं। वो एक रिंग नहीं है, ये रिंग ऐसे हो सकती है, ये रिंग खड़ी हुई हो सकती है, इस तरीके से। और इसके बारे में सबसे पहले किसने बताया था, इसके बारे में सबसे पहले हमारे यहाँ तो बताया था किसने, हमारे यहाँ बताया था शक्तिमान ने, लेकिन बाद में पता चलेगा कि किसने बताया था, वहाँ बात करेंगे, चलेगा। तो ये थे बोर के क्या कुछ ड्रॉबैक्स, और अब हम पढ़ेंगे आगे क्या, अपना अगला एटॉमिक मॉडल, और वो क्या क्या उसके अंदर मॉडिफिकेशंस करेंगे उसके बारे में बात करेंगे। आज का लेक्चर बच्चों इतना ही, थैंक यू वेरी मच।